बच्चों, कैसे हैं? मजे में है ना? तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा कि आप लोग टॉपिक देख रहे होंगे, इटली एकीकरण की शुरुआत करते हैं। और इटली एकीकरण में हम लोग देखेंगे कि प्रारंभ में जो 19वीं सदी तक की बात करें तो इटली केवल एकमात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति था। धरातल पर एक राष्ट्र के रूप में इटली का कोई पहचान नहीं था, वह केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया है कि भारत की बात हम करते हैं तो जैसे पहले भारत केवल नाम मात्र का एक भारत देश हुआ करता था और अलग अलग क्षेत्रों में कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। जैसे ग्वालियर अलग था, सिंधिया अलग था, होलकर अलग, माने अलग अलग, सतारा, कर्नाटक, कई तरह के स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। उसी तरह से इटली भी कई स्वतंत्र राष्ट्रों में बटा हुआ था और यही कारण था कि वहां अलगाववाद की भावना थी। इटली के लोग एक दूसरे से जो है कि आक्रमण होता था, अपने साम्राज्य के विस्तार करने का प्रयास, लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और एकीकरण की किसी भी प्रकार की संभावना उस समय नहीं थी। तो इस तरह से जो है ना कि इटली एकीकरण में सबसे पहली बाधा भौगोलिक थी। सबसे पहली समस्या भौगोलिक समस्या थी। इटली एकीकरण में भौगोलिक समस्याओं के अलावा, आर्थिक समस्याओं के अलावा और भी अन्य कई समस्याएं थी। इटली के एकीकरण होने में एक तो भौगोलिक समस्या हमने देखा कि इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है और ये राज्य आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, इनमें अलगाववाद की भावना है, तो ये पहली समस्या तो हो ही जाती है। इसके अलावा इटली में फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप भी अवश्य संभावित था। यानी इटली अगर एकीकरण करना चाहता, इटली एक होना चाहता, पूरे इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया जाता, तो जिन क्षेत्रों में इटली की अपेक्षा जहां ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था, जहां ऑस्ट्रिया अपना साम्राज्य स्थापित किए हुए थे, ऑस्ट्रिया के अलावे जहां पर फ्रांस अपना साम्राज्य स्थापित किया था, जिन क्षेत्रों पर फ्रांस का आधिपत्य था, क्या वे उन क्षेत्रों को छोड़ना चाहते हैं? लाजमी है कि ऐसा नहीं होने दिया जाता। तो इटली एकीकरण की दूसरी बाधा ऑस्ट्रिया और फ्रांस का हस्तक्षेप। तो अगर हम देखें तो इटली लिख सकते हैं, इटली एकीकरण की पहली बाधा के रूप में इटली एकीकरण के मार्ग की बाधा। अगर इटली एकीकरण के मार्ग में बाधा की बात करें तो पहली समस्या आ गई भौगोलिक समस्या। पहली समस्या हम लोगों ने देखा भौगोलिक समस्या। अब यहां हम दूसरी समस्या की बात करें तो इटली में ऑस्ट्रिया एवं फ्रांस का हस्तक्षेप। ऑस्ट्रिया एवं फ्रांस का हस्तक्षेप। बिल्कुल निश्चित था कि जब इटली एकीकरण होता, तो जब इटली अपने सभी क्षेत्रों को आपस में मिलाता, तो ऐसे में जिन क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था, जिन क्षेत्रों पर फ्रांस का प्रभुत्व था, वो अब उस क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, तो वो विरोध करते। यानी ये फिक्स था कि इनके द्वारा हस्तक्षेप किया जाता। तो ये दूसरा समस्या था।
अब तीसरी समस्या यह थी कि राजधानी रोम पर पोप का प्रभाव। अब बात क्या था, हम लोग जानते हैं कि राजधानी रोम पर पोप का प्रभाव था। तो राजधानी जो रोम था उस क्षेत्र में पोप कहा चाहते थे कि वो मेरे नेतृत्व में यानी पोप के नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से पूरी इटली का एकीकरण हो। पोप का हार्दिक इच्छा यह था कि इटली का जो एकीकरण किया जाए उस इटली एकीकरण को पोप के नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, न कि किसी शासक के द्वारा राजनैतिक स्थिति से। यानी पोप नहीं चाहते थे कि किसी शासक किसी राजाओं के द्वारा इटली का एकीकरण हो, क्योंकि वो जानते थे कि जिसके नेतृत्व में होगा, चाहे जिस शासक या राजा के नेतृत्व में होगा, वही एकीकृत इटली का शासक बनेगा। तो ये पोप के मन में लालच बैठी हुई थी। वो चाहता था कि अगर मेरे नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से इटली का एकीकरण हो जाए तो ऐसे में पूरे इटली पर पोप का आधिपत्य हो जाएगा, यानी पूरा इटली पोप के अधिकार में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीसरी समस्या थी कि राजधानी रोम पर पोप का आधिपत्य था। कुल मिलाकर के हम यही कह सकते हैं कि इसके अलावा जो अन्य कारणों में आर्थिक एवं प्रशासनिक विसंगतियां, यानी तात्पर्य यह है कि इसके अलावा कुछ आर्थिक यानी रुपए पैसे यानी धन दौलत जो था इसकी कमी भी इटली में थी। उस समय इटली आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, तो ऐसे में एकीकरण में एक बाधा यह भी हो जाता है। और कुछ प्रशासनिक असुविधाएं भी थी, जिन प्रशासनिक असुविधाओं के कारण इटली का एकीकरण होने में दिक्कतें उत्पन्न हो रही थी। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो इटली एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि इटली एकीकरण में इतनी सारी बाधाएं हैं, इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता की भावना जगना शुरू हो गया। और फ्रांस में घटने वाली घटनाओं ने भी इटली पर स्पष्ट रूप से प्रभाव डाला। तो कुल मिलाकर के इतनी बाधाओं के बावजूद भी इतनी बाधाओं और समस्याओं के बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ में इटली में राष्ट्रीयता की भावना जगी। फ्रांस में होने वाली घटनाओं ने भी इटली पर स्पष्ट रूप से अपना प्रभाव छोड़ा। इसके अलावा अगर हम देखें, अब देखिए इटली एकीकरण तो इटली एकीकरण के कारण के रूप में हम कह सकते हैं कि इतनी विसंगतियों के बावजूद भी कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, कई ऐसे कारण उत्पन्न हुए जो इटली एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया, यानी इटली का एकीकरण हुआ। इतनी बाधाओं के बावजूद भी इटली का एकीकरण हुआ। तो इटली एकीकरण की बात में हम देखें तो पहला कारण हमने बताया कि फ्रांस में होने वाली घटनाओं ने भी प्रभाव डाला। इसके बाद इटली में नेपोलियन के सैन्य अभियान,
नेपोलियन का जो सैन्य अभियान था, इसने अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन इटली एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान दिया। सबसे पहले जब नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण किया तो इटली के सभी क्षेत्रों को जीत करके पूरे इटली, जो कई स्वतंत्र राष्ट्रों में बिखरा हुआ था, उस बिखरे हुए इटली पर विजय प्राप्त किया नेपोलियन ने। और उस विजय के बाद पूरे इटली को 3 राज्यों में, 3 गणराज्यों में संगठित कर दिया। पूरे बिखरे हुए इटली का 3 राज्यों में एकीकरण नेपोलियन के सैन्य अभियानों के द्वारा हुआ। उसने 3 गणराज्य स्थापित किए, एक सीस पाइन गणराज्य, लिगोलियन गणराज्य तथा ट्रांसटेडेन गणराज्य। तो इटली पर जब नेपोलियन ने अपना विजय प्राप्त किया तो उस बिखरे हुए स्वतंत्र राज्यों को मिला करके और 3 गणराज्य स्थापित किया। और 3 गणराज्यों के स्थापना के अलावे उसने यहां के यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर दिया। यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया। अब यातायात व्यवस्था के चुस्त दुरुस्त करने से क्या हुआ कि जब देखते हैं कि यातायात की सुविधाएं अच्छी हो जाती है तो कहीं आने जाने में सुविधाएं होने लगती हैं। लोग बड़ी बड़ी दूरियों को कम समयों में पहुंच जाते हैं। तो ऐसी तो यातायात सुविधाओं के विकसित होने से लंबी दूरियां भी कम समय में तय हो जाती है। तो कहने का मतलब एक तरह से भौगोलिक दूरियां लगता है कि घट जाती है, लोग संपर्क में आने लगते हैं और एकता की भावना बढ़ने लगती है। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो काम किया तो संपूर्ण क्षेत्र को एक शासक के अधीन लाए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इटली एकीकरण में एक तरह का अप्रत्यक्ष रूप से ही सही बहुत बड़ा योगदान नेपोलियन के आक्रमणों का। उधर हम देखे थे कि 1814 ईस्वी में जब नेपोलियन का पतन हो जाता है तो 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस किया जाता है, वियना सम्मेलन किया जाता है। और वियना सम्मेलन की अगुवाई जो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख थे उन्होंने किया। तो उस वियना सम्मेलन में क्या किया गया, वियना सम्मेलन में इटली को अपने उसमें पुरातन पंथी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया था। तो इटली को भी अपने पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से पिडमाउंट एवं सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। अब देखिए सबसे बड़ी घटना क्या हो रही है कि वियना कांग्रेस द्वारा पिडमाउंट एवं सार्डिनिया का एकीकरण। इटली को क्योंकि नेपोलियन जब आया तो नेपोलियन के अभियान के द्वारा हमने अभी जाना कि जो स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे इटली में उन सबको जीत करके 3 गणराज्यों में स्थापित किया। तो फिर से इन्हें
टुकड़ों में बांटने का प्रयास वियना कांग्रेस में किया गया और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके सार्डिनिया एवं पिडमाउंट का एकीकरण कर दिया गया। तो एक तरह से कहा जाए कि कुछ हद पर इटली का एकीकरण प्रारंभ हो गया, क्योंकि सार्डिनिया और पिडमाउंट का तो एकीकरण यहां पर संपन्न हो जाता है। इसके अलावे इटली में 1820 ईस्वी में क्या होता है, कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगते हैं। इधर इटली एकीकरण का दिशा तय हो रहा था, एक तरह से कहा जाए कि इसकी शुरुआत हो गई थी, कुछ क्षेत्रों का एकीकरण हो ही रहा था। और उधर इटली में 1820 ईस्वी में कुछ राज्यों में इटली के कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन प्रारंभ हो गया। अब वहां के जनता आंदोलन करने लगी, एकजुट संवैधानिक सुधार करने की मांग होने लगा, इटली एकीकरण की दिशा तय होने लगा। और इसके अलावा उसी समय जब 1820 के संवैधानिक सुधारों के नागरिक आंदोलन किया जा रहा था, तो उस समय राष्ट्रवादियों द्वारा एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन किया गया। अब ये कार्बोनरी दल जो गुप्त छापामार दल थी, इसका काम क्या था कि यह छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। वहां के जो राष्ट्रवादी नेता थे, उन सब ने इस दल का गठन किया था और उनका कार्य था कि छापामार युद्ध के द्वारा वहां स्थापित, इटली में स्थापित जो राजतंत्र थी उसको नष्ट करके और उसके स्थान पर इटली में गणतंत्र की स्थापना किया जाए। जो इटली के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। जोसेफ मेजनी का संबंध भी इस कार्बोनरी दल से था। एक प्रश्न अक्सर आपको पेपर में देखने को मिलेगा कि जोसेफ मेजनी का संबंध किस दल से था, तो याद रखेंगे जोसेफ मेजनी का संबंध कार्बोनरी दल से था। उधर 1830 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति जो थी, उस समय हमने आप लोगों को बताया था कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव भी, जब मैं फ्रांसीसी क्रांति 1830 और 1848 का चर्चा किया था, तो हमने बताया था कि इसका प्रभाव यूरोप के अन्य सभी देशों पर पड़ा, तो इसका प्रभाव इटली पर भी पड़ा और वहां के लोगों ने नागरिक आंदोलन शुरू किया और उसी का लाभ उठा करके मेजनी उत्तरी एवं मध्य इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया। जिस जोसेफ मेजनी की बात कर रहे हैं, जो एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता था, उसने 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का लाभ उठा करके जो नागरिक आंदोलन हुआ इटली में, उस नागरिक आंदोलन का लाभ उठा करके उत्तर एवं मध्य इटली का एकीकरण करने का प्रयास
किया। अब देखिए मेजनी क्या कर रहा है, जिस जोसेफ मेजनी की बात मैं कर रहा हूं, इसने इस नागरिक आंदोलन का लाभ उठाते हुए उत्तरी एवं मध्य इटली के एकीकरण करने का प्रयास करता है, परंतु ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक, आप लोगों को याद होगा कि बाधा में मैंने बताया था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस का हस्तक्षेप एकदम निश्चित है कि होगा, अवश्य संभावित था। तो जो ही प्रयास किया गया मेजनी के द्वारा कि उत्तर एवं मध्य इटली का एकीकरण किया जाए, इसमें ऑस्ट्रिया के शासक चांसलर मेटरनिक ने इस आंदोलन को दबाया, अपने सैन्य ताकत के बल पर इस नागरिक आंदोलन को दबा दिया और पूरी तरह से राष्ट्रवादी नेताओं को बिखेर दिया। ऐसे में मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। और एक बार जो धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि इटली का एकीकरण का मार्ग एकदम तय हो गया था, इटली का एकीकरण की दिशा तय हो गई थी, ये संभावनाएं एकाएक समाप्त हो जाती है। मेजनी के इटली से पलायन करते ही एकीकरण का मार्ग फिर से अवरुद्ध हो जाता है। तो ये इटली के एकीकरण का प्रथम चरण था, इसलिए मैंने इसको भाग 1 नाम दिया है। आगे के वीडियो में हम लोग इटली के एकीकरण के दूसरे चरण का चर्चा करेंगे, जिसमें जोसेफ मेजनी, गैरीबाल्डी और काउंट काबूर के अद्भुत योगदान के द्वारा इटली का एकीकरण संभव हो सका। हम ये भी जानेंगे कि मेजनी कौन था, काउंट काबूर कौन थे और गैरीबाल्डी कौन थे। इन सब चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। और आगे बैक टू बैक में सीरियल नंबर के द्वारा पूरी तरह से एनसीईआरटी एससीईआरटी की किताबें आपको मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी दिक्कतें आ रही हो या जो समस्याएं हो आप हमसे कमेंट करें ताकि मैं उस समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूं। तो आज इतना ही, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।